नमस्कार, आप सभी का स्वागत जॉस हिंदी में। मैं हूं गीता आपके साथ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डी कोड द कोड्स। देश दुनिया से जुड़े तमाम कोड्स लेकर हाजिर होते हैं इस प्रोग्राम में, यानी कि डी कोड द कोड्स में। और आज किन कोड्स पर होगी बात, किन कोड्स को हम थोड़ी ही देर में करने वाले हैं डी कोड आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। ये कहावत हम सब ने अपनी जिंदगी में कई बार सुनी होगी, लेकिन बहुत कम लोगों ने ऐसा होते देखा होगा। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो इतिहास का दोहराव ही तो है। अब आप सोचेंगे कि कैसे, चलिए आपको याद दिला देते हैं। 1978 में बसंत दादा पाटिल को जिस अंदाज में शरद पवार ने धोखा दिया, कुछ उसी अंदाज में उनके सबसे बड़े भतीजे और एक दौर तक उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी समझे जाते रहे अजीत पवार ने उन्हें चकमा दे दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन शरद पवार ने अपने गुरु सरीखे बसंत दादा पाटिल की सरकार उलट दी थी, उसके ठीक पहले की रात मुख्यमंत्री निवास में पाटिल के साथ उन्होंने खाना खाया था। भोजन के बाद लौटते वक्त शरद पवार ने उनसे माफी भी मांगी थी और तब बसंत दादा पाटिल ने उस माफी को एक हद तक मजाक ही समझा था। साफ है कि बसंत दादा पाटिल को अंदेशा भी नहीं था कि जिसे युवा मंत्री के तौर पर वो आगे बढ़ा रहे हैं वो सच बोल रहा है। कुछ इसी तरीके से अजीत पवार की चाल को शरद पवार भी भांप नहीं पाए। इसीलिए हमने इस कोट की शुरुआत में कहा कि इतिहास खुद को दोहराता है। लेकिन इन सब के बीचों बीच आज जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, उसके बाद देखिए पवार बनाम पवार की कहानी शुरू हो गई है। कुछ अहम सवाल यहां उपजे हैं। सवाल कौन से हैं वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम अब छोड़ेंगे। सबसे पहले देखिए सवाल यह है कि क्या अजीत पवार अपने इस कदम के बाद राजनीति में वैसा ही शिखर छू सकेंगे जैसा शरद पवार ने बसंत दादा पाटिल को धोखा देने के बाद छुआ। दूसरा सवाल है कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल के सवाल पर कांग्रेस से अलग होकर शरद पवार ने जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को महत्वपूर्ण दल बनाया, क्या अजीत पवार उस पर कब्जा बरकरार रख पाएंगे। सवाल तो यह भी है कि मराठावाड़ और खानदेश में शरद पवार के चलते जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सियासी नींव ताकतवर बनी रही, वहां भी पार्टी की घड़ी टिक टिक आगे बढ़ती रहेगी। सवाल यह भी है कि जिस अजीत पवार को सिंचाई घोटाले का अहम अपराधी भारतीय जनता पार्टी मानती रही, उसके साथ आने के बाद क्या उनका घोटाला भुला दिया जाए। देखिए राजनीति के साथ ना एक दिक्कत यह है कि वो तात्कालिक सवालों से ही ज्यादा जूझती है, उन्हीं के इर्द गिर्द अपने कदम बढ़ाती है। वो दीर्घकालिक प्रभावों को अपनी जल्दबाजी वाले स्वभाव के चलते भुलाती रहती है। पत्रकारिता भले ही जल्दबाजी का एक साहित्य माना जाता हो, लेकिन उसकी भूमिका दीर्घकालिक सवालों से जूझना और दूरंदेशी प्रभावों पर नजर रखना है। लेकिन दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली अब जर्नलिज्म, पत्रकारिता भी राजनीति के जल्दबाजी के स्वभाव से इतना प्रभावित हो चुकी है कि वो तुरंत नतीजों पर ही भरोसा करती है। फास्ट फूड या कहें कि सत्तू खाने के अंदाज में हर घटना का मुआयना और आकलन करने लगी है। खैर ये तो हमने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। तो ये जो सवाल है ना, अभी फिलहाल इन सवालों के साथ वो सवालिया निशान ही हम लगा रहे हैं और उसका विश्लेषण इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस कहानी की, इस दूसरी कहानी की, इस इतिहास की दूसरी कहानी की शुरुआत अभी हुई है। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। अब देखिए जिस आंकलन की बात पहले की जा रही थी कि यदि अजीत पवार आएंगे तो शिंदे आउट हो जाएंगे, लेकिन उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब वही हो रहा है। माना जा रहा है कि अजीत पवार के आने के बाद अब बीजेपी और शिंदे गुट के बीच में तनातनी का माहौल बनने लगा है। तो अब उसका भी क्या होगा ये देखना होगा। यहां एक और कोड का हम जिक्र कर रहे थे, वो था कि बीजेपी के लिए अजीत पवार क्यों जरूरी है, और इसकी बात हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि हालिया विधानसभा चुनावों में बीजेपी का तख्ता पलट, उसका जो खेल है वो थोड़ा सा धीमा पड़ा है। अभी तो फिलहाल लोकसभा चुनावों के संदर्भ में देखा जाए तो बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कमर कसे हुए है, हर दांव खेलने को तैयार है। दूसरी तरफ विपक्षी दलों का खेमा है जो 24 में किसी भी कीमत पर पीएम मोदी को रोकने के लिए जोर लगा रहा है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अजीत पवार के नेतृत्व में हुई बगावत को भी हम इस नजरिए से देखने की जरूरत है और यह जानना जरूरी है कि आखिर अजीत पवार को साथ लेना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा।
माना जा रहा है कि ये फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ये जो अंदरूनी दिक्कतें हैं जैसे कि शिंदे गुट की, अजीत पवार की, अब आने की, क्या उस क्लॉजेस को, क्या उस संकट को बीजेपी ऑल क्लियर कर पाएगी? ये एक अहम सवाल है। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि अजीत पवार के आने के बाद बीजेपी का महाराष्ट्र में जो एक सिचुएशन है, जो एक मैजिकल फिगर है, वो स्ट्रांग होगा। कुछ इसी तरीके का मैजिकल जो फिगर है वो संसद के दोनों सदनों में भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इसी संदर्भ में ये जो सवाल हमने खड़ा किया कि अजीत पवार क्यों बीजेपी के लिए जरूरी है, ये इस लिहाज से अजीत पवार बीजेपी के लिए जरूरी हो गए हैं। तो देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में अजीत पवार कितना जो पार गेम है वो बीजेपी के लिए खड़ा कर पाएंगे। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार एक और कोच का हम जिक्र करेंगे। बात बीजेपी की छेड़ी है तो बीजेपी के कुछ स्टेट्स में प्रदेशाध्यक्षों की जो छुट्टी की गई, नए नामों का आना सामने और उन चेहरों का उन नामों में विश्वास जताकर कितना ये सिचुएशन को, सिनेरियो को बदल देता है। इन तमाम कोट्स के साथ फिलहाल आप सभी से इजाजत लेंगे डिकोड द कोट्स में। आज के लिए इतना ही। जॉसिंदी के बाकी प्रोग्राम के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। नमस्कार।